मोदी सरकार डिसेंट से डरती है। I will retire at the right time, August 2027, subject to divine intervention. मोदी गवर्नमेंट के लिए एक नॉन अलाइंड वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है, अरे भाई ये तो क्वेश्चनिंग कर रहा है, हटाओ इसे हटाओ। आप सरकार से इतना डर गए तो कैसा होगा? आप हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए, प्रोटेक्शन। Honorable members, this part of assertion will be deleted. क्यों? भारत का किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता। किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता। दोस्तों, जब नौकरी अच्छी हो, सैलरी मस्त हो, बंगलो, गाड़ी, सिक्योरिटी, नाम, फेम सब कुछ हो, तो आखिर कोई क्यों अपनी जॉब से रिजाइन करेगा? लेकिन जब देश का वाइस प्रेसिडेंट ही अपनी जॉब से रिजाइन कर दे तो समझ जाओ कि सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। 21 जुलाई को शाम को 6 बजे तक वाइस प्रेसिडेंट अपने नेक्स्ट डे के प्रोग्राम को फाइनलाइज कर रहे थे। उन्होंने 2 दिन बाद के एक दौरे को शेड्यूल भी किया था और उसी दिन उन्होंने राज्यसभा को चेयर भी किया था। लेकिन 21 जुलाई को रात को 9 बजे सडनली पूरा देश शॉक्ड हो जाता है जब वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का रेजिग्नेशन सामने आता है। पूरा देश शॉक्ड था, लेकिन सत्ता पक्ष पूरी तरह से खामोश था। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो लोगों को उनका बर्थडे विश करना तक नहीं भूलते, जब टेक्सास में बाढ़ आती है तो तुरंत ट्वीट करते हैं, इंडिया के मैच जीतने पर तुरंत कॉल करते हैं, मेरे तक आवाज आ रही है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिजाइन करने पे 15 घंटे तक खामोश रहते हैं। और 15 घंटों के बाद उनके एक्स अकाउंट से एक नॉर्मल सा ट्वीट आता है और ट्वीट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मन मारकर किया गया हो। बीजेपी लीडर्स का कहना है कि ये उनका पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल मैटर है। तो देश की जनता भी पूछती है कि भाई पर्सनल मैटर, पब्लिक पोस्ट पर बात कुछ हजम नहीं हुई और पीएम मोदी का इमीडिएट रिएक्शन ना आना एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। आखिर वो भी सोचते होंगे यार कि चलो एक और रेजिग्नेशन निपटा दिया। गोदी मीडिया ने तो इसको एक हिस्टोरिक रेजिग्नेशन और प्रूफ ऑफ डेमोक्रेसी बताया। अब देश की भोली वाली मासूम जनता बैठ के सोचती होगी कि यार बताओ, किसी के रेजिग्नेशन से देश में अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं? मतलब साला रेजिग्नेशन भी अच्छे दिन का एग्जाम्पल बन गया। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि रीजन पर्सनल है। वैसे इंडिया में अगर कोई पॉलिटिशियन पर्सनल रीजन कहे तो इसका मतलब रीजन पॉलिटिकल होता है या फिर इमोशनल ब्लैकमेल। आखिर जब सब कुछ ठीक था तो फिर रिजाइन क्यों किया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट की कुछ टाइम पहले की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ सजेशंस दे रहे हैं और लोग उसको भी एक रीजन बता रहे हैं रिजाइन करने का। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात जो पूरे देश को शॉक्ड कर रही है कि धनखड़ जी के लिए कोई भी फेयरवेल ऑर्गेनाइज नहीं की गई, उन्हें फेयरवेल स्पीच देने का मौका तक नहीं मिला। इसीलिए लगता है कि धनखड़ जी का रिजाइन करना इत्तेफाक की बात तो नहीं है। तो क्या उन्होंने किसी के प्रेशर में आकर मजबूरन रिजाइन किया? आखिर क्यों? इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया हो। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि वीवी गिरी और आर वेंकटरमण ने भी तो अपनी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन किया था। हाँ, उन्होंने किया था, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए वो एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसीजर था उनका रेजिग्नेशन। लेकिन जगदीप धनखड़ के टेन्योर को खत्म होने में अभी पूरा 2 साल था और उन्होंने खुद कहा था कि वो अपना टेन्योर पूरा करके ही जाएंगे। I will retire at the right time, August
2027, subject to divine intervention. लेकिन अपनी हेल्थ का हवाला देते हुए वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और पीएम मोदी ने भी उनकी हेल्थ की बात कही है। लेकिन हेल्थ तो नीतीश कुमार की भी खराब है ना, वो भी तो मेंटली रूप से बीमार ही है। तो फिर आप उन्हें क्यों बिहार इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हो? उनसे कहो कि भैया घर बैठो और आराम करो। आखिर ऐसी कौन सी मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी जिसके कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया? क्योंकि दिन में तो उन्होंने राज्यसभा को चेयर किया था और तब वो पूरी तरह से फिट और हेल्दी लग रहे थे, और रात में वो रिजाइन कर देते हैं। इसीलिए यह रीजन पूरी तरह से अनबिलीवेबल और अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसी साल की स्टार्टिंग में उन्होंने एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर करवाया था और उसके बाद बिना किसी एक्सक्यूज के उन्होंने राज्यसभा को चेयर भी किया था और पूरे देश भर में फंक्शंस भी अटेंड करके अपनी ड्यूटी निभाई थी। अपने रेजिग्नेशन से पहले उन्होंने एक अनस्केड्यूल मीटिंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी की थी और 2 दिन पहले उनकी एक मीटिंग अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुई थी। इसीलिए देश भर के पॉलिटिकल गलियारों में इसकी एक अलग ही थ्योरी बनाई जा रही है। जब सब कुछ पूरी तरह से ठीक चल रहा था तो अब सवाल यह आता है कि आखिर 21 जुलाई के दिन दोपहर में ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ जी को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। एक सबसे बड़ा रीजन जो बताया जा रहा है वो यह है कि जस्टिस जसवंत वर्मा को हटाने की अपोजिशन की डिमांड को वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि अपोजिशन ने 50 से ज़्यादा लगभग 63 सिग्नेचर्स इकट्ठा कर लिए थे। इसलिए धनखड़ जी ने स्टैट्यूटरी कमेटी फॉर रिमूवल जस्टिस यशवंत वर्मा को मंजूरी दे दी थी। ये जस्टिस वर्मा वही है जिनके घर से भर भर कर कैश बरामद हुआ था। अब सवाल यह आता है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट इस मैटर को खुद हैंडल करना चाहती थी, खुद ड्रिवन करना चाहती थी, और गवर्नमेंट इस मैटर को किस तरह से हैंडल कर रही थी इतने टाइम में वो हम सब ने देख लिया था। और यह एज्यूम किया जा रहा है कि शायद इसी मैटर को लेकर गवर्नमेंट और वाइस प्रेसिडेंट में बहस हुई होगी और धनखड़ जी ने कहा होगा कि आप भूलिए मत एक वाइस प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर्स होती है। तो गवर्नमेंट ने भी कहा होगा कि यार आप मत भूलो हमारे पास कितने एमपीज हैं, इम्पीचमेंट में देरी नहीं लगेगी। और शायद बेइज्जती के डर से धनखड़ जी ने खुद सोचा होगा कि यार चलो खुद ही रिजाइन कर देते हैं, इज्जत तो बच जाएगी। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट की आंखें खुल गई थी? लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी पॉलिटिक्स से तंग आकर रिजाइन कर दे तो आप और हम जैसे आम आदमियों का क्या होगा? जगदीप धनखड़ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट को खुले आम सपोर्ट करते थे, और इसीलिए उन्हें गवर्नमेंट का और रूलिंग पार्टी का पपेट भी कहा जाता था। हाँ, वो बात अलग है कि आज उसी सरकार ने उन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया यूज एंड थ्रो करके। रेजिग्नेशन एक टाइप का सिग्नल भी हो सकता है कि आई डोंट वांट टू बी अ पपेट, लेकिन सरकार को तो पपेट ही चाहिए। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। जब 2023 में अपोजिशन ने डिमांड किया था कि पीएम मोदी राज्यसभा में आकर देश को बताएं कि उनकी सरकार मणिपुर में क्या कर रही है और वायलेंस को कब तक कंट्रोल किया जा सकता है, तब धनखड़ साहब ने कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोर्स नहीं कर सकते, यह प्राइम मिनिस्टर की अपनी मर्जी है, वो चाहें तो राज्यसभा में आए या फिर ना आए, ये उनकी मर्जी है, मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। और जब कुछ यंगस्टर्स अपनी डिमांड लेकर पार्लियामेंट में घुस आए थे तब अपोजिशन ने होम मिनिस्टर अमित शाह से सवाल जवाब की मांग की थी और स्टेटमेंट की डिमांड की थी। लेकिन अमित शाह की साइड से कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन जवाब में विंटर सेशन 2023 से टोटल 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि ये सस्पेंशन दोनों हाउसेस से किया गया था, लेकिन राज्यसभा के चेयरपर्सन तो जगदीप धनखड़ जी थे और वहां सस्पेंशन उनके हाथ में था। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पूरे देश को पता है। एक वाइस प्रेसिडेंट को पार्टी एफिलिएशन से ऊपर उठकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज निभानी पड़ती है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरपर्सन भी होता है और राज्यसभा अनवाइज्ड चले, यह वाइस प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लेकिन क्या जगदीप धनखड़ जी अनवाइज्ड थे? मोदी गवर्नमेंट के लिए एक नॉन अलाइंड वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है अरे भाई ये तो क्वेश्चनिंग कर रहा है, हटाओ इसे हटाओ। पार्लियामेंट में बिल पास करवाना हो
तो एक स्मूथ वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पर लेक्चर देने वाला। कंक्लूजन से पहले एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं जो अभी पूरे देश में पॉपुलर है और हर गली के नुक्कड़ पे चाय की टपरी पर बैठा हर पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसका आंसर दे रहा है कि अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। 3 नाम सामने आ रहे हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इन पे अपना ठप्पा लगा रहे हैं। पहला नाम है नितिन गडकरी जी का, दूसरा नाम है राजनाथ सिंह जी का और तीसरा नाम है बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट के लक्ष्मण का, क्योंकि तीनों ही संघ के करीबी माने जाते हैं और बीजेपी में इस समय एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और दूसरी तरफ फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात, करंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीबी आनंदीबेन पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन एक सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल गए, बिहार में इलेक्शन आने वाला है और बिहार की जनता और नीतीश कुमार को खुश करने के लिए हो सकता है कि शायद हरिवंश नारायण सिंह को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, जो कि ऑलरेडी डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा में। कुछ भी हो सकता है, मोदी शाह एक बार फिर से देश को सरप्राइज करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के नाम को लेकर। इमेजिन करो कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां सब कुछ बॉस ही डिसाइड करता है, मीटिंग्स में सिर्फ बॉस ही बोलता है और सबको उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, और अगर कोई सवाल करता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट भी एक फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय हो गए थे जो एचआर पॉलिसी से तंग आकर निकल लिए? क्या ये लोकतंत्र का एक डेंजर सिग्नल है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में सब कुछ डिसेंट होना चाहिए हर पोस्ट पर, लेकिन अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स सब एक ही लाइन में हो जाए तो बैलेंस ऑफ पावर का क्या होगा? क्या सब कुछ एक ही फेस के कंट्रोल में चला गया है? अगर हर इंस्टीट्यूशन एक ही फेस की उंगली पकड़कर चलने लग जाए तो डेमोक्रेसी म्यूट पर चली जाती है, और शायद इंडिया में वही हो रहा है। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन एक छोटा स्टेप लग सकता है, बट अगर आप पॉलिटिकल मेज को समझ रहे हो तो यह एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। अब सवाल आपके ऊपर है कि क्या यह रेजिग्नेशन पर्सनल था या पॉलिटिकल प्रेशर? और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना कि आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार डिसेंट से डरती है